एम्पियर लॉ का जो स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि मतलब पहले मैथमेटिकल फॉर्मेट अगर आप इसका देखोगे ना, एम्पियर लॉ को मैथमेटिकली कैसे लिखा गया है तो कुछ ऐसा है कि सम क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एंड डॉट डीएल डिफाइंड एज म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय द करंट इनक्लोज्ड। ये कुछ ऐसा लिखते हैं यार, इसको इस तरीके से लिखा जाता है एम्पियर लॉ को। लेकिन हमें इसको समझना भी है कि इसमें जो सिंबल्स यूज हुए उनका क्या मतलब है। ये एम्पियर लॉ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल वर्जन। बट इसके अंदर जो भी आप सिंबल देख रहे हो ना, एक एक सिंबल का क्लियर मीनिंग पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंक्लूज, इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले इसमें आपको एक चीज चाहिए, कोई क्लोज लूप। सो फर्स्ट नीड इज अ क्लोज लूप। पहला पॉइंट, नंबर वन, हमारे पास एक क्लोज लूप होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, बी डॉट डीएल का मतलब हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड को उस लूप की सरकमफ्रेंस के अलोंग इंटीग्रेट किया जा रहा है। सेकंड पॉइंट, इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटीग्रेशन ऑफ अ बी वेक्टर अलोंग सरकमफ्रेंस ऑफ द लूप। तीसरा पॉइंट आई इनक्लूज, कैपिटल आई इनक्लूज, इसका क्या मतलब होगा। तो आई इनक्लूज का मतलब लिखोगे आप यहाँ पर, करंट थ्रू सरफेस, करंट थ्रू द सरफेस जो कि अटैच्ड होगा, अटैच्ड विद द लूप। ये है यार तीन मोर पॉइंट्स। अभी भी और थोड़ा एग्जांपल देंगे तभी समझोगे इसको आप। कुल मिलाकर के एम्पियर लॉ के मैथमेटिकल स्टेटमेंट में सिंबल्स का ये मतलब है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को ना किसी क्लोज पाथ के अराउंड इंटीग्रेट करना है। ये कंसेप्ट कहाँ से आ रहा है बताऊं आपको, मतलब एम्पियर के मन में ये थॉट कहाँ से आया होगा या जो भी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता था, गॉस लॉ। गॉस लॉ नहीं, गॉस लॉ नहीं है। गॉस लॉ तो फ्लक्स को लेकर के है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये पढ़ते थे हम लोग। देखो, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉइंट्स की तरफ गए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में रेगुलरली लगातार आपसे एक बात कही गई थी कि इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी आर, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर अगर हम करते हैं बिटवीन सम टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स लेट्स से ए एंड बी, तो ये चीज हम लोगों ने पढ़ा था कि ये पोटेंशियल डिफरेंस डिनोट करता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड द पॉइंट बी था। ये हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक में डिस्कस हुआ था, कई बार डिस्कस हुआ है चीज। और उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक में फिर एक और चीज डिस्कस हुई थी कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करते हो ई डॉट डी आर, और वो इंटीग्रेशन किसी क्लोज पाथ पे किया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट किया जाए फॉर एनी क्लोज पाथ, ये रिजल्ट कितना बना था, इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एनी क्लोज पाथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कहा गया था कंजर्वेटिव फोर्स होती है, कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन किसी भी क्लोज पाथ के लिए 0 आएगा। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को जब आप इंटीग्रेट करते हो बिटवीन द टू पॉइंट्स, तो वो उन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस देता है। जब आप यही इंटीग्रेशन किसी क्लोज पाथ के लिए करोगे तो यही चीज किरचॉफ वोल्टेज लॉ बन जाता था, किरचॉफ रूल बन जाता था, और इसके हिसाब से इसकी वैल्यू 0 के बराबर आती थी, जिसको हम लोगों ने किरचॉफ का सर्किट थ्योरी में किरचॉफ रूल भी कहा था कि किसी भी क्लोज पाथ में सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस विल बी 0। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। जो सेकंड नंबर है ये किरचॉफ लॉ ही है एक तरीके से, बट उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, वर्ड्स में ना लिख करके मैथ्स के फॉर्म में लिखा जा रहा है उसको। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स बोलो जल्दी से। यस सर। है ना, ये यस सर। राइट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड को तो इंटीग्रेट करके पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। अब इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, फील्ड्स को दो तरीके से इंटीग्रेट किया जाता है, या तो सरफेस के साथ इंटीग्रेट करते हैं या फिर लेंथ के साथ इंटीग्रेट करते हैं। तो ये कहलाते हैं आपके इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू द लेंथ, लाइन इंटीग्रेशन बोलते हो, लाइन इंटीग्रेशन। डी आर इज अ लेंथ,
वहीं पर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को सरफेस एरिया के साथ इंटीग्रेट कर देते हो, इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद सरफेस, फॉर एग्जांपल ई वेक्टर डॉट सम सरफेस एरिया डीए, और जब इसको किसी क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेट करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया इंटीग्रेशन विद सम एरिया फॉर एनी क्लोज सरफेस, तो ये चीज आपकी गॉस लॉ बन जाती है, ये चीज गॉस थ्योरम है। और उसके हिसाब से ये कहा जाता है कि इट इज चार्ज विच इज इनसाइड दैट क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। मतलब एक लाइन इंटीग्रेशन है और एक सरफेस इंटीग्रेशन है, दो अलग अलग इंटीग्रेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन फॉर एनी क्लोज पाथ जीरो है। हालांकि ये मैंने उस समय भी कहा था कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही जीरो होगा, आगे जीरो नहीं होता। और ये सरफेस के साथ जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करते हो, यानी कि फ्लक्स की जब बात करते हैं, तो वो फॉर एनी क्लोज सरफेस क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन जीरो है। तो लोगों के मन में ये आया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसी एनालॉग पर मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, सेम एनालॉग के ऊपर क्या वो कोई मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा? तो उस सबका आंसर था कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के इंटीग्रेशंस और इनकी प्रॉपर्टीज पूरी तरीके से अलग है। और साथ में एक और बात कही गई थी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन जब हम लोगों ने पढ़ा था, और ये कई बार ये चीज मैंने लिखी थी कि ये जो आप इंटीग्रेशन करोगे, इसमें आप कोई भी पाथ चूज कर सकते हो। मतलब कि ये इंटीग्रेशन पाथ पे डिपेंड नहीं करता कि ए टू बी हम कौन सा पाथ फॉलो करेंगे। ए से बी तक हम कोई भी पाथ फॉलो करेंगे, इंटीग्रेशन का आंसर सेम आएगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के साथ जब ऐसा ही इंटीग्रेशन किया जाएगा, तो ये आपके पाथ पर डिपेंड करेगा। जो पाथ आपने चूज किया है उसके ऊपर आपके इंटीग्रेशन की वैल्यू डिपेंड करेगी। और क्यों डिपेंड करेगी भाई? क्योंकि जो पाथ हम चूज करने जा रहे हैं वो हमारे लिए क्लोज लूप का काम करेगा। क्लोज लूप का मतलब जिस पाथ के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को हम इंटीग्रेट करेंगे, वो हमारे लिए क्लोज लूप बनेगा। और थर्ड नंबर का पॉइंट यही कह रहा है आपसे कि जो आपका क्लोज लूप बना, उससे अटैच्ड सरफेस में कितनी करंट पास हो रही है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू और दिखाते हैं, बट पहले थियोरेटिकल पॉइंट आप लिख लेना। लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पाथ इंडिपेंडेंट एंड गिव्स पोटेंशियल डिफरेंस। कभी कभी क्या होता है, नॉन मैथमेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं ना, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम द लाइन इंटीग्रेशन। तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स पोटेंशियल डिफरेंस and that integration is independent of path. But magnetic field के साथ बोल रहे हैं कि line integration of the magnetic field for any closed path is mu naught times current inside the, अब इसको लोग बोलते हैं current inside the loop, जबकि मैंने लिखा हुआ है कि current through the surface attached with the loop। इसको समझिए ना। देखिए, हम लोग ये कह रहे हैं कि मान लो हमारे पास कहीं पर कोई मैग्नेटिक फील्ड है कहीं पर भी, और हमने उस इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमने कोई भी एक आर्बिट्री सा पाथ ड्रॉ कर लिया, कोई भी एक रैंडम सा पाथ आप ड्रॉ कर ले। वैसे ये 3 पॉइंट हटा दें यार, थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है, लिख लिया हो तो हटा देते हैं। यस सर। इसमें आखिरी वाले पॉइंट पर ज्यादा फोकस करेंगे, करंट थ्रू सरफेस अटैच्ड विद द लूप। तो देखिए यार, इसको ऐसे कह रहे हैं, मान लो पहले मैं एक टेबल का एग्जांपल दिखाएंगे आपको, ट्राई करेंगे पिक्चर समझ में आए। इमेजिन करें कि हमारे पास कोई एक टेबल है जिसका जिसका टॉप, टेबल टॉप हॉरिजॉन्टल है, तो जो आपका स्टडी टेबल है, स्टडी टेबल उस टाइप का मान लो। और जो टेबल की लेग्स है
टेबल की जो लेग है उनके पैरेलल में वायर्स, टेबल की लेग के पैरेलली वायर्स इसमें से हैं। तो मतलब कुछ वायर्स टेबल के ऊपर जा रही है कैरिंग सम करंट I1, कुछ वायर्स मान लो नीचे की तरफ आ रही है कैरिंग करंट्स I2, कुछ और वायर्स हो सकती हैं जो कि करंट कैरी कर रही है ऊपर जा रही हो लेट्स से I3। यह डबल एरो लिख दिया जस्ट बिकॉज लेग को और करंट को डिफरेंशिएट करिए, टेबल का लेग है। अब हमने क्या किया ना, टेबल के टॉप के ऊपर हमने कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट लिया, टेबल टॉप पर हमने कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट लिया और अपने मन से आप कोई भी एक लूप बना लो, अपने मन से कोई भी एक लूप ड्रॉ कर लीजिए, कोई भी एक लूप, रेगुलर, इररेगुलर, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, जो मन करता है वैसा। तो हमने क्या किया, टेबल के ऊपर अपने मन के हिसाब से एक लूप ड्रॉ किया और वो लूप I1 और I2 को के अराउंड बना। जो हमने लूप ड्रॉ किया वो लूप हमारा I1 I2 के अराउंड बना है। ठीक है, तो हमने अपनी तरफ से पहले क्लोज लूप डिफाइन किया है, ध्यान लीजिएगा। ये जो क्लोज लूप है ये हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि ये मेरा क्लोज लूप है। अब ये जो क्लोज लूप मैंने बनाया है ये रेगुलर या इररेगुलर में से कोई भी हो सकता है। इसके अलग अलग पॉइंट्स पर, इनके अलग अलग पॉइंट्स पर इन तीन वायर्स का मैग्नेटिक इफेक्ट भी आ रहा होगा। पिछली ही क्लास में हम लोगों ने देखा था सेट ऑफ पैरेलल वायर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट होती है। तो इनके अलग अलग पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड्स होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ वाले पॉइंट पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं B1 है, यहाँ वाले पॉइंट पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी B2। अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड्स होगी और ये मैग्नेटिक फील्ड्स इन तीनों वायर्स के रिजल्टेंट की बात हो रही है। करंट I1, करंट I2 और करंट I3 तीनों की वजह से इन पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट होंगी और B1 का मतलब हुआ रिजल्टेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय द वायर 1, वायर 2 एंड वायर 3। तीनों का कंबाइंड फील्ड B1 है। आप B1 में ये कंफ्यूज मत करना कि B1 का मतलब I1 से, नहीं, B1 मतलब टोटल फील्ड एट दिस पॉइंट, B2 मतलब टोटल फील्ड एट दिस पॉइंट, रिजल्टेंट फील्ड है ये। और जहां पर B1 मैग्नेटिक फील्ड है वहां पर इसका एक छोटा सा सेगमेंट ले लिया हमने, एक छोटा सेगमेंट, उस छोटे सेगमेंट को मैंने DL1 कह दिया, छोटे सेगमेंट को DL1। सिमिलरली जहां पर B2 मैग्नेटिक फील्ड है वहां पर मैंने एक छोटा सा सेगमेंट ले लिया, उसको कह दिया DL2। फिर ऐसे मान लो कोई एक और पॉइंट आया जहां पर मैग्नेटिक फील्ड B3 है, वहां पर एक छोटा सा सेगमेंट ले लिया, उसको कह दिया ये लेंथ DL3 है। और B1 और DL1 का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, B1 और DL1 के बीच में डॉट प्रोडक्ट। तो B1 डॉट DL1, B1 डॉट DL1, समझना है क्या चीज है। हमने जो लूप लिया है उसका एक लेंथ चूज किया DL1। उस लेंथ पर, मतलब जहां पर मैंने DL1 लेंथ चूज किया है वहां पर जितने भी वायर्स हैं हमारे उस मीडियम में, जितने भी वायर्स हैं उन सब की रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को हमने B1 से डिनोट किया। बायट-सेवर्ट लॉ के हिसाब से इस B1 का कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन बनेगा इस पॉइंट पर, और DL1 सर्कमफ्रेंस के अलोंग है, तो B1 और DL1 के बीच का हमने लिया एक डॉट प्रोडक्ट। ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये डॉट प्रोडक्ट है। मल्टीप्लीकेशन नहीं है कि सिंपली B और लेंथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बिकॉज B की एक अपनी डायरेक्शन होगी और DL1 की भी अपनी एक डायरेक्शन होगी। DL1 की डायरेक्शन सर्कमफ्रेंस के अलोंग होगी, B की डायरेक्शन डिपेंड करता है जो वायर्स हैं उनमें करंट किन डायरेक्शंस में है। ऐसे ही DL2 पे गए तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड B2 डॉट DL2, वैसे ही हम DL3 पे गए तो B3 डॉट DL3। एंड इस प्रोसेस को पूरे लूप के लिए किया, इस प्रोसेस को पूरे लूप के लिए किया। मतलब हमने क्या किया, जो लूप हमने बनाया था उस लूप को कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया
हर एक छोटे पार्ट की लेंथ को वहां पर प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया और इन सबको जब एड अप किया, इन सब का जब समेशन किया, तो ये चीज हमारे लिए बन गई क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल। ये इसका मतलब हुआ। क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल का मतलब ये हुआ कि आप उस लूप के छोटे छोटे सेगमेंट्स करें और उस हर छोटे सेगमेंट को वहां पर प्रेजेंट रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट ले और फिर इन सबका समेशन करें। तो एम्पियर का ये कह रहा था कि ये सब कुछ करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद जो रिजल्ट बनेगा आपके पास, दैट इज म्यू नॉट। अब वो क्या कहना चाह रहे हैं, जो लूप आपने लिया है उससे अटैच सरफेस। तो जो हमने ये रेड कलर से लूप लिया है ना, इससे अटैच सरफेस ये वाले हैं, ये सरफेसेस हमारे उससे अटैच हैं। मतलब टोटल कह सकते हो कि एरिया इनसाइड द लूप, जो लूप लिया है उसके अंदर का जो एरिया है, उस एरिया को क्रॉस करने वाले वायर्स कौन से हैं। जो रेड कलर से ये लूप दिखाया है, इसके अंदर वाला जो एरिया, और ऐसे कौन से वायर्स हैं जो उस एरिया के अंदर से जा रहे हैं और कौन सा वायर है जो उस एरिया के बाहर से पास हो रहे हैं। तो इसके अंदर इस लूप के इनसाइड एरिया से एक करंट I1 पास हो रहा है और एक करंट I2 पास हो रहा है। I3 इसके बाहर से जा रहा है, वो लूप के एरिया के आउटसाइड है। तो राइट हैंड साइड पर हम रखेंगे I1 और I2। मतलब जो I इनक्लोज है, वो I इनक्लोज यहाँ पर I1 और I2 का रिजल्टेंट है। अब I इनक्लोज के बारे में लिखने जा रहे हैं। I इनक्लोज क्या लिखेंगे? दैट इज रिजल्टेंट ऑफ I1 एंड I2। मैं रिजल्टेंट वर्ड क्यों बोल रहा हूँ कि मैं इसको I1 प्लस I2 लिखूंगा। I इनक्लोज के कई सारे ऑप्शंस हैं, बिकॉज करंट्स अपोजिट डायरेक्शंस में। तो क्या लिखूं इसको मैं? क्या मैं इसको I1 माइनस I2 लिखूं, या इसको मैं I2 माइनस I1 लिखूं, या इसको मैं I1 प्लस I2 लिखूं? मतलब क्या लिखना चाहिए रिजल्टेंट करंट को? बिकॉज उस एरिया से तो दो वायर्स पास हो रहे हैं, दोनों में करंट्स अपोजिट, तो किसको पॉजिटिव मानना है, किसको नेगेटिव मानना है, इसकी टेक केयर करनी पड़ेगी यहाँ पर आई इनक्लोज में। तो जैसे हमारा किरचॉफ रूल जब पढ़ते थे हम लोग, देखो किरचॉफ रूल, तो किरचॉफ रूल में आपको कुछ ऐसा पूरा सर्किट नहीं, छोटा सा सर्किट दिखाते हैं, बहुत छोटा सर्किट। किरचॉफ रूल में जैसे मान लीजिए रेजिस्टेंस R है, उसके साथ हमने एक बैटरी लगा दी E वोल्ट की, और इसमें कुछ करंट पास हो रहा है। तो क्या किरचॉफ ने ऐसी कोई लिमिटेशन डाली है कि आप उस सर्किट में जो लूप लोगे वो क्लॉकवाइज होना चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज ही होना चाहिए? कोई ऐसी लिमिटेशन है हमारे पास सर्किट्स में? या हम चाहे तो इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी लूप इक्वेशन लिख सकते हैं, और हम चाहे तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी लूप इक्वेशन लिख सकते हैं। भाई अगर हम इसी में क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमारी इक्वेशंस क्या बनेंगी? अगर मान लो हम क्लॉकवाइज लूप इक्वेशन बनाए, अगर हम किरचॉफ के लूप इक्वेशन क्लॉकवाइज बनाए, तो हमारे हिसाब से बनना ये चाहिए कि I इंटू आर माइनस ई शुड बी 0। और अगर इसी में अगर आप एंटी क्लॉकवाइज लूप इक्वेशन बनाओ, किरचॉफ लूप इक्वेशन को एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ करके देखते हैं सेम सर्किट्स में, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज करूंगा तो क्या डिफरेंट आंसर आ जाएगा? बताइएगा। सिर्फ इतना ही तो फर्क पड़ेगा यार, कि यहाँ पर जो हम I इंटू आर के आगे पॉजिटिव साइन लिख रहे थे वहां नेगेटिव साइन बन जाएगा, और माइनस ई के आगे जो नेगेटिव साइन था वहां पॉजिटिव साइन बन जाएगा, बट राइट हैंड साइड तो अभी भी 0 ही होगा इसका। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जैसे सर्किट्स में लूप इक्वेशन लिखते हो, वैसे ही हम मैग्नेटिज्म की लूप इक्वेशन लिख रहे हैं। लूप इक्वेशन में जिसको आप पोटेंशियल डिफरेंस कहते हो, वो एक्चुअल में डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड और लेंथ का। मतलब एक लूप में जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां वहां इलेक्ट्रिक फील्ड और लेंथ का डॉट प्रोडक्ट, जिसको कि पोटेंशियल डिफरेंस कहा गया, उन सब का समेशन 0 के बराबर कह दिया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड में राइट हैंड साइड 0 कह दिया गया, मैग्नेटिक फील्ड में राइट हैंड साइड को कुछ कहा जा रहा है।
पॉइंट ये है कि आप लूप किसी भी लूप इक्वेशन में क्लॉकवाइज भी जा सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हो, एंड सेम यहाँ पर करेंगे। किसी लूप के अलोंग ट्रेवल करने के लिए हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी चूज कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी चूज कर सकते हैं। ये मेरी मर्जी पे होता है, मतलब इसके लिए कोई लॉ नहीं होता। तो अगर मैं जिस लूप को मैंने सेलेक्ट किया है, अगर मैं उसमें क्लॉकवाइज जा रहा हूँ या मैं उसमें एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, इस बात पर डिपेंड करेगा कि मुझे I1 माइनस I2 लिखना है या I2 माइनस I1 लिखना है या I1 प्लस I2 लिखना है। ये डिपेंड करता है कि लूप इक्वेशन के लिए आप लूप में क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस लूप को क्लॉकवाइज ट्रेवल करूं, इस लूप के अंदर मेरी ट्रेवलिंग क्लॉकवाइज हो, जैसे कि मैं इलेक्ट्रिसिटी में लूप इक्वेशन बनाता हूं, वैसे ही मैग्नेटिज्म की लूप इक्वेशन। एक लूप को अगर मैं क्लॉकवाइज ट्रेवल करना स्टार्ट करूं और जो मेरा सेंस ऑफ ट्रेवलिंग है जैसे कि क्लॉकवाइज, और अपने फिंगर्स को मैं क्लॉकवाइज बंद करूं, मैंने लूप को क्लॉकवाइज ट्रेवल करना स्टार्ट किया, तो मैंने उसके बाद क्या किया, अपने राइट हैंड के फिंगर्स को क्लॉकवाइज बंद किया, मतलब अपनी मुट्ठी क्लॉकवाइज बंद की, तो मेरा थंब नीचे की तरफ जाएगा। ये डायरेक्शन हो जाएगी पॉजिटिव करंट की। देखिए, लूप इक्वेशन इलेक्ट्रिसिटी में और लूप इक्वेशन मैग्नेटिज्म में फर्क आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की लूप इक्वेशन में राइट हैंड साइड 0 है, तो आप प्लस माइनस बदल भी देंगे तो फर्क नहीं पड़ता कोई। इसमें क्या कह रहे हैं, सबसे पहले एक लूप डिसाइड होगा, फिर उस लूप के अंदर ये डिसाइड करना होगा कि इस लूप को हम क्लॉकवाइज मूव करना चाहते हैं या एंटी क्लॉकवाइज मूव करना चाहते हैं। जिस भी सेंस में आप मूव करना चाहते हो, वो डिसाइड होने के बाद अपने राइट हैंड फिंगर्स को वैसे ही बंद करना होगा, और राइट हैंड फिंगर्स को वैसे बंद करके जो थंब की डायरेक्शन बनेगी, उस डायरेक्शन में जो करंट होगा उसे हम अपना पॉजिटिव करंट मानेंगे और दूसरे डायरेक्शन की करंट्स को नेगेटिव मान लेंगे। मतलब कि अगर यहाँ पर क्लॉकवाइज चल रहे हैं और ये टेबल की टॉप के ऊपर है, तो टेबल के टॉप के ऊपर अगर आप अपने फिंगर्स को क्लॉकवाइज बंद करिए टेबल टॉप के ऊपर, तो ये दिख जाएगा कि आपका राइट हैंड थंब नीचे की तरफ जाएगा, जिसका मतलब जो करंट नीचे जाएगी वो पॉजिटिव है, जो करंट ऊपर जा रही है वो नेगेटिव है। मतलब कि I2 करंट पॉजिटिव है और I1 करंट नेगेटिव। I2 पॉजिटिव, I1 नेगेटिव। I3 से कोई मतलब ही नहीं है फिलहाल। तो इसका जो राइट हैंड साइड है विच इज I इनक्लोज, वो लिखा जाएगा I2 माइनस I1। ये चीज सही मानी जाएगी, बाकी दोनों गलत हो जाएंगे। अगर मैंने लूप को क्लॉकवाइज ट्रेवल किया है, तो अगर मैं इसी लूप को एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवल कर दूं, तो मेरे को I1 माइनस I2 लिखना पड़ेगा। फिर मतलब RHS की वैल्यू पर ध्यान देना पड़ता है, वो लूप में ट्रेवल करने की डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है। और मजे की बात देखो क्या है कि जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड जो I इनक्लोज कर रहे हैं, उसमें I3 का टर्म आएगा नहीं कोई। RHS पे I3 का कोई टर्म नहीं है, लेकिन I3 का मैग्नेटिक इफेक्ट B1 में भी है, I3 का मैग्नेटिक इफेक्ट B2 में भी है और I3 का मैग्नेटिक इफेक्ट B3 में भी है। मतलब लूप के अलग अलग सेगमेंट्स पर जो मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर हो रही है, वो किसी एक स्पेसिफिक वायर की न हो करके जितने भी सेट ऑफ वायर्स हैं उन सब का रिजल्टेंट है। यहाँ तो कुछ डाउट आ रहा है तो पूछ लो, एम्पियर लॉ को समझने में दिक्कत हो रही होगा तो। सर हम्म सर अगर एंटी क्लॉकवाइज चलते तो I1 माइनस I2 आता, तो सर ये आंसर में लिखना पड़ेगा किस डायरेक्शन में चले, क्योंकि दोनों ही चीजें तो आ सकती है जिस तरह से कंसीडर वो करें। लिखना नहीं होता है, वो जो क्वेश्चन आएगा ना पेपर में उसमें बना होता है ये। तो एक्चुअली प्रॉब्लम होती है दो ऑप्शंस में, दोनों ऑप्शंस होते हैं, ये भी ऑप्शन में होगा ये भी ऑप्शन में होगा, यहीं पे कंफ्यूजन होती है।
हमें नहीं पता। देखिए हम लोग क्लॉकवाइज जा रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ये हम लोग को नहीं है, ये क्वेश्चन वाले पूछते हैं। ओके सर। अभी समझा दे रहा हूँ, पहले आप ये समझो, आपको ये क्या ये कंपैरिजन समझ में आ रहा है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ये काम कर चुके हो आप। इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएल किया जा चुका है, लेकिन उसको किरचॉफ लॉ के नाम से पढ़ा गया है और उसका आरएचएस 0 बोला गया है। यही चीज मैग्नेटिक फील्ड में हो रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि तब आपने लूप इक्वेशन सर्किट्स में बनाई है, अब आप लूप इक्वेशन कहीं पर भी बना लोगे, कहीं भी कोई भी लूप ले लो, कहीं भी लूप ले सकते हो और किसी भी लूप के लिए बी डॉट डीएल लिख सकते हो, बट वो 0 नहीं आ रहा, वो म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज आ रहा है। अल्टीमेटली लूप इक्वेशन ही चल रही है हमारी। और दिखाते हैं अभी एग्जांपल्स के फॉर्म में। अभी मैंने टेबल टॉप का एग्जांपल आपको समझाने के लिए लिया था, अब मैं क्रॉस एंड डॉट के एग्जांपल्स दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक क्रॉस वायर है विच इज 5 एम्पियर, यहाँ पर एक डॉट वायर है 7 एम्पियर, यहाँ पर भी कुछ डॉट वायर्स मान लेते हैं 4 एम्पियर, और यहाँ पर कुछ क्रॉस वायर्स मान लेते हैं 3 एम्पियर। कुछ ऐसे करके वायर्स है। अब ये वायर्स बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर हैं। ये जो भी वायर्स मैं दिखा रहा हूँ 5 एम्पियर 7 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर, ये इस व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर हो गए। एंड डॉट्स आपको बता चुके हैं, डॉट्स मतलब जो करंट्स हैं वो बोर्ड से बाहर निकल रही हैं, एंड क्रॉस का मतलब हो गया करंट्स बोर्ड के अंदर जा रहे हैं। अब मेरा क्वेश्चन है, मैं कुछ लूप ड्रॉ करूंगा, आपको उन लूप के लिए बी डॉट डीएल की वैल्यू बतानी। इस तरीके से पेपर्स में क्वेश्चन आएंगे। हमने यहाँ पर एक लूप ड्रॉ किया, ये रेड कलर से एक लूप ड्रॉ किया है, ठीक, और इसका हमने अपना एक एरो भी पुट कर दिया, और ये एरो पुट करने का मतलब ये लूप में ट्रेवल करने का आपका डायरेक्शन है। क्वेश्चन पेपर ऐसा होता है, आपको ऐसे करंट्स दिए गए, एक लूप बना के दिया गया, इसको मैंने कह दिया कि ये मेरा लूप नंबर 1 है, और आपसे पूछा ये जाएगा कि बी डॉट डीएल की वैल्यू लूप 1 के लिए क्या बनेगी। ये क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी डॉट डीएल फॉर द क्लोज लूप 1, क्या आंसर आएगा। तो म्यू नॉट आपको सिर्फ ये देखना है कि उसके अंदर करंट क्या लिखोगे आप, बिकॉज बी डॉट डीएल फॉर एनी क्लोज लूप इज म्यू नॉट टाइम्स करंट, विच करंट। तो इस लूप में ट्रेवल करते वक्त आप कौन कौन से वायर्स के अराउंड गए हो, मतलब ये जो लूप बनाई गई है इसके अंदर कौन कौन से करंट्स है। अगर इसको आप ऐसे शेडेड करके देखो तो कौन सा करंट इसके अंदर से जा रहा है, इसके एरिया के अंदर से, ये चीज 4 एम्पियर एंड 7 4 और 7, तो ये 11 एम्पियर आ जाएगा, क्योंकि दोनों डॉट है, दोनों डॉट है, तो 4 और 7 11 आएगा। लेकिन अब वो 11 के आगे प्लस साइन आएगा कि नेगेटिव साइन आएगा, माइनस नेगेटिव ये इसमें डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं। अब जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो अपने राइट हैंड फिंगर्स को इस व्हाइट बोर्ड पर रखेंगे, व्हाइट बोर्ड के ऊपर अपनी राइट हैंड फिंगर्स रख करके अगर मैं क्लॉकवाइज घुमाऊं इस बोर्ड के ऊपर, तो मेरा थंब इनसाइड जाएगा, थंब इनसाइड, यानी क्लॉकवाइज ट्रेवल करने के लिए अंदर वाली करंट पॉजिटिव है, और ये दोनों डॉट है, तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन और लगाएंगे। इसका आंसर माइनस म्यू नॉट इंटू 11, माइनस म्यू नॉट 11। सपोज लूप बदल देते हैं, ठीक है, पहला मतलब फर्स्ट कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स ऐसी होगी, पहली कैटेगरी जो न्यूमेरिकल्स की आती है वो ये होती है, जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्पियर्स लॉ के ऊपर होगी। हमने लूप बदल दिया, मान लो हमने लूप ऐसे कर लिया और एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवल करना चालू किया, ये दिस इज माय सेकंड लूप, लूप नंबर 2, ये लूप है, बताइए इसके लिए क्या आंसर बनेगा। ये लूप नंबर 2 +6। आप बस यहाँ पर सिर्फ यहाँ वाली वैल्यू देखो कितनी बनेगी, आई इनक्लोज +6 +6।
अभी पॉजिटिव करंट कौन सी है इनमें से, अगर एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हो लूप नंबर 2 के लिए? 7 और 4। हाँ, तो ये 7 और 4 पॉजिटिव हो गए, 11 पॉजिटिव है और 5 नेगेटिव माना जाएगा, तो 11 माइनस 5 यानी यहाँ पर टोटल प्लस 6 एम्पियर। इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये बाहर है लूप के। मतलब कुल मिला के ये है यार, जैसे हम सर्किट्स में एक लूप बनाते हैं इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, किरचॉफ लूप इक्वेशन का नाम बोलते हो, वैसे ही हम सेट ऑफ वायर्स वाले न्यूमेरिकल्स में जहां पर कई सारे वायर्स होंगे वहां पर भी एक लूप इक्वेशन बना रहे हैं टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। अभी दिखाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इसके थ्रू कैसे फाइंड की जाती है, एम्पेयर लॉ से मैग्नेटिक फील्ड भी निकालते हैं। बट उसके लिए पहले हमारा जो पहला स्टेप है आरएचएस क्लियर हो जाए। ये आरएचएस में जिस करंट को बात हम कर रहे हैं, कितना करंट लिखना चाहिए, उसके आगे पॉजिटिव साइन लगाना है कि नेगेटिव साइन लगाना है, ये सब क्लियर हो जाए। अगर एक प्लस माइनस की मिस्टेक और पूरी वर्किंग बेकार हो गई हमारी। अगर यहाँ पर मिस्टेक हो गई करंट को मेजर करने में, उसके साइन कन्वेंशन में, तो हम आगे के जो भी स्टेप्स फॉलो करेंगे वो सब गलत होते चले जाएंगे। तो साइन को लेकर के क्लैरिटी हुई या अभी कुछ है पॉइंट आपका कंफ्यूजन? हो गया। ठीक हो है, गया सर। करंट्स का साइन आप क्लियर हो गया। चलिए एक और एग्जांपल प्रैक्टिस कर लेते हैं सीधे, देखते हैं उसमें थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है फिर। तो एक और एग्जांपल है यार, उसी एम्पियर लॉ के ऊपर है। लेट्स से यहाँ पर कुछ हमारा I1 लिख देते हैं, इसको हम करके क्रॉस में I2 लिख देते हैं, यहाँ कहीं पर क्रॉस में I3, यहाँ डॉट में I4 और ऐसे ही रैंडमली यहाँ पर डॉट में I5। कई सारे वायर्स हैं मेरे पास, 5 वायर्स हैं। अब हमने यहाँ पर एक लूप ड्रॉ किया, देखिएगा यहाँ से चले और क्लॉकवाइज चल रहे, क्लॉकवाइज चलते हुए हम लोगों ने ऐसे करके एक लूप बनाया और यहाँ पर आए और इसको जंप कर गए। इसके बाद इस पोर्शन को जंप कर गए और जंप करके वापस यहाँ तक आ गए। हो गया क्लोज पाथ मेरा। हमें क्लोज पाथ पूरा करना था, वो हमने पूरा कर लिया। क्या बनेगा बी डॉट डीएल की वैल्यू? ये जो लूप मैंने बनाया है इसके लिए बी डॉट डीएल कितना बनेगा? I4 माइनस I2। आपको आई बताना है, अंदर आई की वैल्यू क्या लिख दे, कितना करंट लिखे आप, कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव किस, और ये सब देखना है। क्योंकि ये अगर समझ आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना बहुत आसान काम है। I3 plus I4 minus I1 minus I2। ठीक है, देखिए एरो आपको बता रहा है कि आप क्लॉकवाइज चल रहे हो, इसीलिए एम्पेयर लॉ में लूप पर एरो दिखाना पड़ता है ताकि हमको ये मालूम चले कि हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। सो नाउ वी आर मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूं तो राइट हैंड फिंगर्स क्लॉकवाइज बंद की, थंब इनसाइड है, इनसाइड थंब का मतलब इनसाइड करंट पॉजिटिव, तो I3 पॉजिटिव है, I1 नेगेटिव है। लेकिन जब आप क्लॉकवाइज चलते हुए यहां आओगे, यहां पर इस पोर्शन में जब क्लॉकवाइज में आओगे तो नोटिस करिए यहां पर जो चीज क्लॉकवाइज दिख रही थी आपको, इधर जाकर के वही चीज एंटी क्लॉकवाइज नहीं हो गई? जो चीज ऐसे क्लॉकवाइज चल रही थी, क्या वो चीज यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज मोशन में नहीं आ गई इस सेकंड लूप के अंदर, सेकंड पार्ट में? यस सर। तो यहाँ पर जब एंटी क्लॉकवाइज मोशन होने लगा तो हमारा थंब की डायरेक्शन बाहर हो गई। अब बाहर वाले करंट पॉजिटिव, यानी I4 प्लस में हो गया, प्लस I4 माइनस I2। थोड़ा सा डिफरेंट है, अजीब है ये। यहाँ पर I1 और I4 दोनों डॉट है, दोनों ही डॉट है, बट I1 के आगे नेगेटिव साइन लगा हुआ है और I4 के आगे पॉजिटिव साइन।
जबकि ये दोनों ही डॉट करेंट्स है। तो कहीं आप फिर से गलत कंसेप्ट ना बन जाए। एक्चुअली ये डॉट एंड क्रॉस के हिसाब से नहीं होता कि किसको प्लस मानना है, ये होता है आपके लूप के मूवमेंट के अकॉर्डिंग। क्लॉकवाइज जाते 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 जब आप इधर आए तो नाउ वी आर एंटी क्लॉकवाइज। सेकंड पार्ट में हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवल कर रहे हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवलिंग देखेंगे यहाँ पर। एंटी क्लॉकवाइज फिंगर्स बंद करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज फिंगर्स बंद करने से जो थंब होगा वो बाहर आ जाएगा, तब बाहर वाली करंट पॉजिटिव मान ली जाएगी। सर जिस पॉइंट पे दोनों लूप इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा? नहीं, यहाँ पर ये देखिए क्रॉस इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, मैंने कहा था जंप करके गए हैं। इनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, ये जो ऐसे ऊपर उठा के दिखाया गया है इसका मतलब हमने क्रॉस किया है, इसको जंप किया है, इंटरसेक्टिंग नहीं है। और दूसरी बात एक और बता दें आपको, जो आप लोग बोल रहे हो, इसमें जो एलएचएस पर मैग्नेटिक फील्ड आप देख रहे हो ना, लेफ्ट हैंड साइड पर जो मैग्नेटिक फील्ड बी देख रहे हो इस इक्वेशन में, ये किसका मैग्नेटिक इफेक्ट हुआ? ये मैग्नेटिक फील्ड किसका है? ये इट इज बाय विच करंट? एलएचएस की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनमें से कौन से करंट्स की वजह से होगी? तो आंसर है बाय I1, I2, I3, I4, I5। सिस्टम में जितने करंट्स हैं उन सबका मैग्नेटिक इफेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पर आता है, बट राइट हैंड साइड पर वो करंट्स नहीं आती हैं जो लूप के बाहर चली जाती है। लूप के इनसाइड जो करंट नहीं है उसको हम नहीं लिखेंगे, बट उसका मैग्नेटिक इफेक्ट एलएचएस की साइड पर कंसीडर्ड है। ये थोड़ी सी अजीब चीज लगती सुनने में कि आरएचएस में I5 दिख नहीं रहा, मतलब उसका इनविजिबल मैग्नेटिक इफेक्ट एलएचएस पे कंसीडर्ड है। मतलब ऐसे ही नहीं ये लॉ इतने पावरफुल लॉज बन गए हैं। That means it considers or it includes magnetic field by all the wires. All the wires means those inside the loop as well as outside the loop. अब यार एम्पियर लॉ का जो बी डॉट डीएल है इसको थोड़ा सा समझा लेते हैं अच्छी तरीके से। बी डॉट डीएल कैसे समझोगे? ठीक है, हमने यहाँ पर एक अगेन लॉन्ग वायर चूज किया और उसमें मान लिया क्रॉस करंट है, एक क्रॉस करंट है, और ये हमारा कोई एक लॉन्ग वायर जो इस बोर्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। एक लॉन्ग वायर इस बोर्ड के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर। हमने क्या किया है? अच्छा अब देखो, हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, और ये पिछले कंसेप्ट से चल रहा है, लास्ट क्लास में भी डिस्कस हुआ था कि जितने आपके ये लॉन्ग वायर्स होते हैं इन सबका मैग्नेटिक फील्ड इनके अराउंड एक सर्कल बनता है। तो अगर एक लॉन्ग वायर है तो इसके चारों तरफ आप एक सर्कल बनाइए, वो सर्कल इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी। तो हमने क्या किया, इसके चारों तरफ एक सर्कल ड्रॉ किया जो इस लॉन्ग वायर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अब वो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो इसके लिए थंब रूल था कि क्योंकि ये क्रॉस करंट है तो क्रॉस करंट्स में क्लॉकवाइज बताया गया था आपको। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लॉकवाइज है, बी मैग्नेटिक फील्ड इज क्लॉकवाइज, लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज। अब देखो एक और बात बताएं, हमने एक लूप कंसिडर किया जो इस मैग्नेटिक फील्ड की लाइन से पूरी तरीके से कोइंसाइड कर रहा होगा। हमने एक लूप ड्रॉ किया और वो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन से पूरी तरीके से कोइंसाइड कर रहा है, पूरी तरीके से, मतलब इसके ऊपर ओवरलैपिंग है। एक लूप ले जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन के साथ पूरी तरीके से ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने एक लूप ऑफ इंटीग्रेशन
इसको बोलोगे लूप ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब कि इस लूप के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेट होगा। लूप ऑफ इंटीग्रेशन मतलब जिस लूप की लेंथ पर मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट करने वाले हैं हम लोग। तो फॉर क्लोज लूप बी डॉट डीएल, जो मेरा लूप ऑफ इंटीग्रेशन है और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों कोइंसाइड हो रहे हैं। और अगर मैं अपने लूप में, जिसको कि मैं क्लोज पाथ कह रहा हूं, उसमें क्लॉकवाइज चलूं, मैं अपने लूप में क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट कर देता हूं, अपने लूप में क्लॉकवाइज चलूं, तो एट एवरी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड बी और डीएल सेम डायरेक्शंस में है। डीएल जो होगा वो आपके लूप ऑफ इंटीग्रेशन की सरकमफ्रेंस के अलोंग रहेगा। तो लूप ऑफ इंटीग्रेशन की सरकमफ्रेंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कोइंसाइड हो रही है, बी और डीएल के बीच में सेम एंगल बन रहा है, और वो हर जगह ऐसे ही हो रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच में 0 डिग्री एंगल बनेगा। सो क्या हो जाएगा, दिस इज क्लोज लूप B dot dl will be magnitude of the magnetic field B, magnitude of the length and cos theta, जो कि cos 0 डिग्री लिखेंगे बिकॉज B और dl coincide कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये चीज सिंपली B इंटू लेंथ बन जाएगी बिकॉज cos 0 1 हो गया। नाउ इट बिकम्स मल्टीप्लीकेशन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ, और dl इंटीग्रेट होके क्या आएगा यार, dl का इंटीग्रेशन, क्योंकि मॉड ऑफ B तो इंटीग्रेशन से बाहर जाएगा, मॉड ऑफ B इंटीग्रेशन के बाहर जाएगा यहाँ पर। और क्यों बाहर जाएगा, मॉड ऑफ B इंटीग्रेशन के बाहर क्यों जा रहा है, देखो अगर ये वायर सेंटर पर है तो इसके अराउंड जो सर्किल बनेगा उन सब पर सेम मैग्नेटिक फील्ड का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आ रही होगी। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, सब जगह मैग्नेटिक फील्ड की न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर आएगी। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का अलग डायरेक्शन था, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग होगी, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड इधर और इधर सेम ही आएगा, वो बाहर ले लो। और डीएल की मैग्नीट्यूड का इंटीग्रेशन मतलब छोटे छोटे लेंथ का समेशन, छोटी छोटी लेंथ का समेशन जब करेंगे तो वो इस लूप की सरकमफ्रेंस बन जाएगी। यानी ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी और टोटल सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, अगर रेडियस आर है तो। अब रिकॉल करिए जरा, एक लॉन्ग वायर के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लास्ट क्लास में क्या बताई गई है आपको, बी डॉट डी के हिसाब से। और अगर इसको एम्पियर लॉ से फॉलो करें तो इधर से एम्पियर लॉ क्या बोलता है आपको कि ये चीज तो म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय आई होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एम्पियर लॉ। बी डॉट डीएल शुड बी म्यू नॉट इनटू आई, तो वो आ रही है ना, म्यू नॉट आई आ जाएगा आंसर, क्योंकि लॉन्ग वायर का मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। कैंसिल कैंसिल करके देख लो, आपका आंसर म्यू नॉट आई आ जाएगा। दिख रही है सोहेल? यस सर। यहाँ पर लिख देना म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर। तो ये प्रूफ नहीं हो रहा है, मतलब एक तरीके से प्रूविंग नहीं है कि बी डॉट डीएल इज म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय आई। हाँ सर। भाई ये एम्पियर लॉ की प्रूविंग कह सकते हो कि वाई बी डॉट डीएल इज म्यू नॉट इनटू वाई, तो दैट कैन बी प्रूव्ड बाय अ लॉन्ग वायर। अब एक और पॉइंट बता रहे हैं देखो,
देखो ये हमने क्या किया, एक ऐसे फिर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाई, एक और मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखा रहे हैं, दो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन दिखा रहे हैं यहाँ पर, दोनों ही सर्कुलर्स हैं। ये भी आपका मैग्नेटिक फील्ड का लाइन है, एक लाइन R1 रेडियस की है, एक लाइन R2 रेडियस की है, R1 R2। थोड़ा अजीब सा है बच्चा, लेकिन समझना बहुत जरूरी, क्योंकि एम्पियर लॉ की अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो गड़बड़ है। देखो हम क्या करने जा रहे हैं, हमने कोई एक पॉइंट चूज किया, यहां से हमने एक पॉइंट चूज किया और हमने एक लूप सेलेक्ट किया, लूप। बट वो लूप कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं देखिएगा, हम अपना लूप कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इस अंदर वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कोइंसाइड कर रहे हैं, अंदर वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कोइंसाइड करके हमने अपना एक लूप बनाया। फिर हमने रेडियली आउटवर्ड चले गए, फिर हमने बाहर वाले लूप से कोइंसाइड किया, बाहर वाले लूप से कोइंसाइड करके कुछ लेंथ कवर की, फिर हमने रेडियली इनसाइड मूव किया, फिर अंदर वाले लूप से कवर किया, फिर हमने मान लो रेडियली आउटवर्ड किया, फिर हमने बाहर वाले लूप के साथ ट्रेवल किया और यहां पर आकर के हम रेडियली अंदर आ गए। हो गया मेरा क्लोज पाथ पूरा हो गया, जहां से चले थे वहां पहुंच गए। अब ये मानेंगे ये मेरा सेगमेंट नंबर 1, ये सेगमेंट नंबर 2, ये सेगमेंट नंबर 3, ये सेगमेंट नंबर 4, सेगमेंट नंबर 5, सेगमेंट नंबर 6, 7, 8, मतलब हमारे क्लोज पाथ टोटल 8 सेगमेंट्स को मिला करके बन रहा है। तो मैं ये लिखने जा रहा हूं, B डॉट DL फॉर सेगमेंट नंबर 1, B डॉट DL फॉर सेगमेंट नंबर 2 एंड सिमिलरली सबके लिए, प्लस B डॉट DL फॉर द सेगमेंट नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से सबके लिए लिखेंगे एंड अप टू इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL फॉर द सेगमेंट नंबर 8। और ये चीज हमारे लिए बन गई B डॉट DL फॉर द क्लोज लूप। मतलब कहने का मतलब है कि क्लोज लूप को आप सेगमेंट्स में डिवाइड करके भी इंटीग्रेट कर सकते हो। जैसे मैथ्स में इंटीग्रेशन की लिमिट्स ब्रेक करके हम कई सारे इंटीग्रेशन कर सकते हैं, वैसे ही एक लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड को जब इंटीग्रेट करना होगा तो उस लूप को डिफरेंट सेगमेंट्स में स्प्लिट करके भी इंटीग्रेशन की जा सकती है, और इसका भी सेम ही आंसर आएगा। तो ये चीज भी आपके म्यू नॉट इंटू आई आएगी। कैसे? कंसेप्ट समझना। पिछले एग्जांपल में एक लूप हमने जो लिया था वो एक ही लूप था, अब जो लूप ले रहे हो वो कई सारे सेगमेंट्स को मिला करके बन रहा है। कहीं पर सर्कुलर सेगमेंट्स आ रही हैं, कहीं लीनियर सेगमेंट्स आ रहे हैं, फिर कहीं सर्कुलर सेगमेंट बड़े रेडियस का आ रहा है, फिर लीनियर सेगमेंट, फिर छोटे रेडियस का सर्किल। मतलब जो लूप है वो अलग अलग चीजों को जोड़ करके बनाया गया है। इसमें भी एम्पियर लॉ का सेम रिजल्ट आएगा। कैसे? मान लेते हैं कि जो सेगमेंट 1 है वो अपने सेंटर पर जो एंगल बना रहा है, एंगल सबटेंडेड बाय द सेगमेंट 1, ये एंगल θ1 है। सेगमेंट 1 का एंगल θ1 है। सेगमेंट 3 जो कि सर्कुलर है, एक आर्क है, ये अपने सेंटर पे जो एंगल बनाएगा इसको हम कुछ θ3 मान लेंगे, θ3 है वो। सेगमेंट नंबर 5
अपने सेंटर पर जो एंगल बनाएगा उसको हम θ5 मान लेंगे। सेगमेंट 7 जो आखिरी सेगमेंट है, ये जो एंगल बनाएगा सेंटर पे वो θ7 है। हमको ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रेडियल है और ये डॉट प्रोडक्ट्स हैं और परपेंडिकुलर वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट 0 होते हैं। तो जो भी मेरा लीनियर सेगमेंट होंगे, लीनियर सेगमेंट्स, क्योंकि ये रेडियल सेगमेंट्स हैं, लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर है। इस तरीके से है आपका लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर। तो जिस टाइम पर हम अपने इस लीनियर सेगमेंट पर मूव कर रहे होंगे, जिस टाइम पर ये लीनियर सेगमेंट के ऊपर ट्रेवल कर रहे होंगे, उस टाइम पर मूव करने की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच 90 डिग्री एंगल बनेगा। मूवमेंट रेडियस के अलॉन्ग हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर यानी कि सरकमफ्रेंस के अलॉन्ग होंगी, टेंजेंट के अलॉन्ग होंगी। मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ परपेंडिकुलर वेक्टर्स बनेंगे। तो जितने भी आपके लीनियर सेगमेंट्स हैं, लीनियर सेगमेंट्स, उनके बी डॉट डीएल की वैल्यू 0। तो फॉर द सेगमेंट नंबर 2 बी डॉट डीएल इज 0 विथ रीजन बी एंड डीएल आर परपेंडिकुलर। और कितने ऐसे सेगमेंट्स होंगे जिनके बी डॉट डीएल की वैल्यू 0 आएगी? इस पूरे लूप में ऐसे कितने सेगमेंट्स होंगे जिनके लिए आप कह सकते हो कि बी डॉट डीएल 0 के बराबर ही आएगा? तो ये जितने भी लीनियर सेगमेंट देख रहे हो आप, यहां पर सेगमेंट 4 लीनियर है, सेगमेंट 6 और सेगमेंट 8 वाले का भी 0 होगा। बीच में टर्म्स लिखे नहीं गए हैं बट उनके भी 0 आएंगे। और जो सेगमेंट आपके सर्कुलर सेगमेंट्स हैं, उनके लिए बी डॉट डीएल कैसा होगा? तो सर्कुलर सेगमेंट्स के लिए मूव करने की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ओवरलैप कर रही है, बी और डीएल ओवरलैपिंग है, यानी उनमें बी डॉट डीएल सिंपली बी इंटू लेंथ बन जाएगा। दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शंस में हैं, बी डॉट डीएल विल बिकम सिंपली बी इंटू एल। और लेंथ कैसे निकालेंगे? अगर ये अंदर वाले सेगमेंट्स R1 रेडियस की हों और बाहर वाले सेगमेंट्स R2 रेडियस की हों, तो सेगमेंट 1 का जो बी डॉट डीएल लिखोगे आप, सेगमेंट 1 का ध्यान से देखिएगा, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट which will be mu naught I by 2 pi R1, because सेगमेंट 1 हमारे वायर से R1 डिस्टेंस पे होगा। और डीएल, जब डीएल का मतलब सेगमेंट 1 की लेंथ जो कि आर्क लेंथ हुई, और सेगमेंट 1 की आर्क लेंथ रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगल सबटेंडेड θ1, यानी यहां पर लिखा जाएगा R1 θ1। और ऐसे जितने भी सर्कुलर सेगमेंट्स होंगे, जितने भी ऐसे सर्कुलर सेगमेंट्स हैं, उनके लिए लाइक सेगमेंट नंबर 3, तो उसके लिए होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई R2 R3, और लेंथ ऑफ सेगमेंट 3 विल बी R3 θ3 एंड सो ऑन। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि R1 कैंसिल हो जाएंगे, R3 कैंसिल हो जाएंगे? सब कैंसिल होने वाले टर्म्स हैं। यस सर। और म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कॉमन निकल जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कॉमन निकल जाएगा, R1 कैंसिल हो जाएगा, R3 और आपके पास बचेगा θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4, θ1 प्लस θ3 प्लस θ5 प्लस θ7, जिसकी टोटल वैल्यू क्या बनेगी? इन सारों एंगल्स का समेशन, θ1 प्लस θ3 प्लस θ5 प्लस θ7, सर 2 सम पाई। ऑफ 2 पाई कैंसिल, आंसर स्टिल म्यू नॉट आई। मतलब कहने का क्या मतलब हुआ कि आप लूप को रेगुलर रखो चाहे इररेगुलर रखो, जिगजैग लूप ले लो, सिस्टमैटिक लूप ले लो, रैंडम लूप ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि लूप कैसा बनाया तुमने, आंसर म्यू नॉट इंटू आई ही मिलना है। तो इतनी मेहनत क्यों करें हम फिर?
जब मेरे को पता एम्पियर ने हमारी मेहनत कम कर दी है, वो ये कह रहे हैं कि यार आप जैसा मर्जी लूप लेना चाहते हो वैसा लूप ले लो, आंसर तो आपका म्यू नॉट आई ही मिलेगा। मतलब ये इंटीग्रेशंस अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं, इंटीग्रेशंस की वैल्यूज लूप के अलग अलग सेगमेंट्स में अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं कि फाइनल आंसर विल बी अगेन म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल आई। अब दिखाएं इसकी एप्लीकेशन, दिखा दिया अगर एम्पियर लॉ क्लियर हो गया तुम्हें तो। यस सर। अब सीधे इस पे आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे इसके थ्रू। हो गया एम्पियर लॉ। और मैग्नेटिक फील्ड निकालना मोस्ट मतलब इजी पार्ट है इसका, सबसे आसान पार्ट वही है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना, वो टफ नहीं है। देखिए अब जैसे ना कुछ एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस भी आएंगे, कुछ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस जो एम्पियर लॉ की अंडरस्टैंडिंग और उसकी एप्लीकेशन के ऊपर होंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन, हमने आपसे कहा कि यहाँ पर एक लॉन्ग वायर है, इसमें डॉट करंट कैपिटल आई का, और ये ओरिजिन पर है, ये वायर ओरिजिन पर रखा जा रहा है जेड एक्सिस के लॉन्ग, और हमने क्या किया है, हमने एक पाथ चूज किया है यहाँ पर जो कि a, b पॉइंट से और a, -b पॉइंट तक जा रहा है। ये हमारा कोई एक लाइन है, इसको हमने p नाम दे दिया, इसको q नाम दे दिया, और हमने आपसे ये पूछा कि वैल्यू बताओ इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl, इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl फ्रॉम पॉइंट p टू पॉइंट q कितना मिलेगा आपको, व्हाट इज दिस वैल्यू। b डॉट dl की वैल्यू अगर मैं पॉइंट p से पॉइंट q इंटीग्रेट करना चाहूं तो क्या मिलेगा। और इमेजिन करो अगर यही क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक में रहा होता तो ये कितना आसान क्वेश्चन था। अगर यही क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक में रहा होता तो कितना आसान क्वेश्चन था ये। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक प्लस q चार्ज है, यहाँ करंट ले रहे वहां चार्ज ले लेना, और यहाँ पर कोई पॉइंट p है a, b पर, और यहाँ पर एक पॉइंट है a, -b पर, और इसमें अगर कह देते, इसमें सेम क्वेश्चन इसमें पूछते अगर आपसे कि बताइए इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट dl की वैल्यू पॉइंट p से पॉइंट q के बीच में क्या बनेगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन जब आप दो पॉइंट्स के बीच में करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू पॉइंट्स, तो ये तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, इट शुड बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट p एंड पॉइंट q। बट पोटेंशियल डिफरेंस जब निकालेंगे किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो जितने डिस्टेंस पर ये a, b वाला पॉइंट है उतने ही डिस्टेंस पर a, -b भी है। तो क्या ये दोनों सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट नहीं हो जाएंगे, बिकॉज जितना डिस्टेंस a, b का यहाँ से होगा उतना ही डिस्टेंस a, -b का भी होगा, और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, मतलब ये टर्म आपका डायरेक्टली जीरो हो जाएगा, बिकॉज p और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट चार्ज से सेम डिस्टेंस पे होने की वजह से सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स हो जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्वाइट इजी है, मतलब बहुत इजी होता है इस इंटीग्रेशन को लाना, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा सा लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में इस इंटीग्रेशन का एक और मतलब है, इस इंटीग्रेशन को एक फिजिकल क्वांटिटी पोटेंशियल के नाम से पढ़ लिया गया था, तो वहां पर एक्चुअली इंटीग्रेट करना ही नहीं है तुम्हें, आपको बस ये पता करना है कि इस इंटीग्रेशन का मतलब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में b डॉट dl का कोई मतलब नहीं है, b डॉट dl इज नॉट एनी फिजिकल क्वांटिटी, ये एक मैथमेटिक्स है। क्या आंसर आएगा इसका, क्योंकि ये कोई फिजिकल क्वांटिटी तो है नहीं जिसका फॉर्मूला लगा दोगे आप, इंटीग्रेट करो। अब इंटीग्रेट तो तब करोगे जब मैग्नेटिक फील्ड का फंक्शन पता हो। तो एक्चुअली जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो आपके इंटीग्रेशन की स्किल को चेक करने के लिए नहीं आते कि इंटीग्रेशन आता है कि नहीं आता है, करना ही नहीं है मेरे को इंटीग्रेशन इसमें,
मेरे को एम्पियर लॉ की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जो क्या कहता है, मान लिया पॉइंट पी से पॉइंट क्यू की तरफ गए, और मैं अब एक काम करने जा रहा हूं। अब एक काम, मैं पॉइंट क्यू से पॉइंट पी की तरफ एक सर्कुलर आर्क ड्रॉ कर रहा हूं। एक सर्कुलर आर्क ड्रॉ करने जा रहे हैं जो पॉइंट क्यू से पॉइंट पी की तरफ जाएगा, और इस आर्क का सेंटर, मतलब एक आर्क ड्रॉ करेंगे, उस आर्क की रेडियस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। मतलब इस आर्क का सेंटर कहां पे हो गया फिर, अगर इसका रेडियस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिया है, तो दैट मीन्स कि कहां पर इस आर्क का सेंटर पॉइंट होगा। तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ आर्क विल बी एट दिस ओरिजिन, जहां पर कि वायर रखा गया है। ऐसा करने से क्या हुआ, मेरे को क्लोज लूप बन गया। मतलब मैं अब ये कह सकता हूं कि बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल पॉइंट पी से पॉइंट क्यू की तरफ एंड प्लस क्यू से पी की तरफ, क्या ये क्लोज लूप नहीं बन गया मेरा? हमने अभी आपको समझाया कि एक क्लोज लूप को दो सेगमेंट्स ऐड करके भी बना सकते हो, तो हमने वही किया है। एक लीनियर सेगमेंट था और एक सर्कुलर सेगमेंट हमने अपनी तरफ से वर्चुअली ऐड कर दिया। लीनियर सेगमेंट जो प्रॉब्लम में दिया हुआ है, सर्कुलर सेगमेंट वर्चुअली हमने ऐड कर लिया और एक लूप तैयार कर लिया ताकि एम्पियर लॉ एलिजिबल हो जाए। अब जब ये कर देंगे, मतलब हम Q से P जो है, Q से P, ध्यान दीजिएगा, Q से P, इसमें हम अपना पाथ आर्क यूज करेंगे, इसमें आर्क को फॉलो करेंगे, और P से Q के लिए आप लाइन को फॉलो करेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, लूप कंप्लीट होना चाहिए बस। उसमें एक लाइन है, एक सर्किल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी एम्पियर लॉ अभी भी काम करेगी, इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय कितना करंट है इसके अंदर से। ये जो दो सेगमेंट्स मिला करके लूप बना, इसके अंदर वाले एरिया की बात करें तो क्या इस एरिया से कोई करंट पास हो रहा है? इसके अंदर से, क्योंकि वायर यहां पर है, वायर यहां है, यहां तो कोई वायर है नहीं, तो इसका म्यू नॉट आई, जो राइट हैंड साइड वाला आई है, वो 0 हो गया। एम्पियर लॉ के हिसाब से आरएचएस 0 आना चाहिए इसमें। एम्पियर लॉ लूप की ज्योमेट्री पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं डाला आपको लूप जैसे बनाना है वैसे बना लो। लीनियर सेगमेंट्स का बनाना है, लीनियर सर्किल मिला करके बनाना है, पूरा सर्कुलर रखना है, चॉइस आपकी है। बस जब लूप कंप्लीट हो जाए तो राइट हैंड साइड म्यू नॉट इंटू आई जरूर आना चाहिए। अब फायदा क्या हुआ मेरे को, ये सब करने से बेनिफिट क्या मिलेगा मेरे को? हमें ये पता है कि एक लॉन्ग वायर का मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर होता है, लॉन्ग वायर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर, एंड डॉट है तो एंटी क्लॉकवाइज। इस डॉट वायर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कल्स बनेंगे। तो यहां पर जो ये सर्कुलर सेगमेंट है, वहां पर सर्कुलर सेगमेंट के टाइम पर मैग्नेटिक फील्ड और ये आर्क कोइंसाइड कर रहे होंगे। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन होगी और जो सर्कुलर सेगमेंट है, ये कोइंसाइड हो रहे होंगे, और इसलिए ये इंटीग्रेशन करना काफी आसान हो जाएगा आपके लिए, बिकॉज बी और लेंथ कोइंसाइड हो रहे हैं, सेम डायरेक्शंस के हो गए। तो ये जो बी डॉट डीएल बनेगा यहाँ पर, वैल्यू ऑफ बी डॉट डीएल आर्क वाले के लिए, ये चीज हम डायरेक्ट कर सकते हैं, इट इज मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो दैट विल बी म्यू नॉट कैपिटल आई अपॉन 2 पाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो वहां का डिस्टेंस है, इनटू इसकी लेंथ। तो अगर ये आर्क थीटा एंगल बना रहा हो, ये मान लीजिए कि ये जो आर्क है ये कुछ एंगल बनाएगा यहाँ पर, और वो एंगल अगर थीटा हो,
तो लेंथ विल बिकम थीटा मल्टीप्लाइड बाय रेडियस. रेडियस इज अगेन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो अब हमें अल्टीमेटली थीटा चाहिए, सिर्फ थीटा बचा क्योंकि बाकी सब तो दिख रहा है मेरे को. थीटा आ जाएगा, ये ओरिजिन पे है और ये a, b है और ये थीटा एंगल है. तो थीटा आप मैथ्स के हिसाब से देखोगे तो tan थीटा बाई 2 विल बी b अपॉन a. अगर सही लिखा है तो आप इसको समझ पाओ कैसे लिखा है ये चीज. tan थीटा बाई 2 b बाई a कैसे बनेगा. जी चलिए पूरा यस सर. ये ओरिजिन पॉइंट है, ये a, b पॉइंट है, ये पूरा एंगल थीटा है. यहाँ से एक लाइन सेंटर पे ड्रॉ की जाएगा. समझ जाओगे थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2 b बाई a क्यों लिखा यस है. सर. यस. ये इसका आंसर बनेगा. लोगों को लगता है कि इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा, एक्चुअली इंटीग्रेशन करना ही नहीं था. जिनको ये बात समझ में आ जाएगी कि एम्पियर लॉ एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहे हैं. हम लोग को पढ़ाया बड़ा गलत तरीके से जाता है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं. हमें सिर्फ एक लाइन बता दी जाती है कि मी नॉट और आई का प्रोडक्ट जो होता है वो बी डॉट डीएल बनता है बस. और इस एक लाइन को हम लॉ समझ लेते हैं पूरी तरीके से. दो तीन बातें इंपॉर्टेंट हैं. लूप आप चाहो तो पूरा सर्किल ले लो, पूरा स्क्वायर ले लो, और चाहो तो लूप सर्किल और स्ट्रेट लाइन के कॉम्बिनेशन से बना लो. मतलब जैसा भी लूप बनाना चाहते हो आप बना लो. उस पूरे लूप के अलग अलग सेगमेंट्स के बी डॉट डीएल को जब आप ऐड करोगे तो टोटल वैल्यू मी नॉट इंटू आई होनी चाहिए. और एडवाइजेबल ये होता है लॉन्ग वायर्स के केसेस में, लॉन्ग वायर के केसेस में एडवाइजेबल ये है कि सर्कुलर सेगमेंट्स जरूर ड्रॉ कर लीजिए. बिकॉज सर्कुलर सेगमेंट्स में बेनिफिट क्या मिल रहा है मेरे को, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन और सेगमेंट ओवरलैप कर जाते हैं तो डॉट प्रोडक्ट की जगह सिंपल प्रोडक्ट बन जाता है ये. नहीं तो कॉस थीटा भी दिखना पड़ता मुझे. एक और प्रॉब्लम पूछते हैं जो काफी आसान प्रॉब्लम है, मतलब ये दिमाग लग जाए तो ठीक है. और ये प्रॉब्लम कुछ ऐसी होती है. ओरिजिन पे इसमें भी वायर है, डॉट करंट आई ओरिजिन पर, और हमने एक सेगमेंट चूज किया है यहाँ पर जो कि 0, a पॉइंट से और a पॉइंट तक जा रहा है. 0, a से a तक का एक सेगमेंट. और इसको कुछ नाम दे देते हैं P और Q या M और N, जो भी नाम देना चाहो, M पॉइंट और N पॉइंट. और क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B डॉट DL फ्रॉम पॉइंट M टू पॉइंट N. क्या होगा इसका मतलब. और मैं बार बार रिमाइंडर तुमको एक चीज का दूंगा, अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा होता तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाता. वो इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस बोलते, बट ये मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है. ये जस्ट एक मैथमेटिकल टर्म है. इसका आंसर क्या बनेगा. और एम्पियर लॉ लगा नहीं सकते, अभी नहीं लगा सकते बिकॉज M से N क्लोज पाथ नहीं हुआ है. M से N जाने में क्लोज पाथ नहीं है. एम्पियर लॉ के लिए क्लोज लूप होना चाहिए, पाथ कंप्लीट होना चाहिए, जैसे किरचॉफ रूल में होता है. तो हम अपना लूप अपनी तरफ से कंप्लीट कर सकते हैं. अपने लूप को आप कंप्लीट कर सकते हो बाय वर्चुअल हाइपोथेटिकल सेगमेंट्स लगा लगा करके. तो इमेजिन करो जो आपको गिवन सेगमेंट है, इसके अलावा क्या आपके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है कि कुछ और सेगमेंट्स अगर जोड़ दिए जाएं तो लूप कंप्लीट हो जाएगा. जी सर.
बन सकता है, देखो कैसे। अब ये चॉइस होती है यहाँ पर दिमाग, या एक काम और कर सकते हो, ये आपको सेगमेंट दिया है तो आप एक सेगमेंट और ऐड कर दो जो a से a,0 जाए, फिर एक और सेगमेंट ऐड कर दो वो a,-a जाए, फिर एक और सेगमेंट ऐड कर दे। मतलब एक सेगमेंट तो मुझे प्रॉब्लम में दिया ही हुआ था 1, उसके अलावा उतनी ही लेंथ के सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, सेगमेंट 4, 5, 6, 7, 8 आइडेंटिकल सेगमेंट्स मैंने अपनी तरफ से मतलब ऐड कर लिए। क्या पाथ कंप्लीट नहीं हो गया मेरा? अगर इन 8 सेगमेंट्स को मिला दिया जाए तो क्या ये पाथ कंप्लीट नहीं हो गया? मतलब कि B.dl फॉर सेगमेंट 1 प्लस B.dl फॉर सेगमेंट 2 प्लस B.dl फॉर सेगमेंट 3 एंड सो ऑन। ये तो क्लोज लूप बन जाएगा ना, 8 सेगमेंट्स मिल करके तो क्लोज लूप बन जाएंगे। और अगर ये क्लोज लूप बन जाएंगे तो ये चीज बराबर आनी चाहिए μ0 मल्टीप्लाइड बाय जितना करंट इस सेगमेंट के अंदर है। इन 8 सेगमेंट को मिलाने के बाद इनके अंदर का ये एरिया बनेगा। उस एरिया के अंदर कैपिटल आई करंट है, उस एरिया के अंदर से कैपिटल आई करंट है। अब उसमें प्लस लिखना है कि माइनस लिखना है ये और देख लेते हैं। तो माइनस m से n क्लॉकवाइज जा रहे हो, m से n का इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन m से n की तरफ है, यानी कि क्लॉकवाइज चल रहा है। तो राइट हैंड फिंगर्स को क्लॉकवाइज घुमाते हैं, राइट हैंड फिंगर्स क्लॉकवाइज घूमेंगे, थंब इनसाइड जाएगा, इनसाइड पॉजिटिव करंट होगी, और ये डॉट करंट है, इसके आगे नेगेटिव साइन। और दूसरी बात, ये 8 सेगमेंट्स बिल्कुल आइडेंटिकल है, लेंथ वाइज भी और वायर के, क्योंकि ये वायर सेंटर पे है और ये पूरी फिगर एक स्क्वायर बन गई है, तो ये सब सिमेट्रिकल कंडीशंस में रखे गए हैं। सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, सेगमेंट 4, 5, 6, 7, 8 दे ऑल आर सिमेट्रिकल। मतलब इन सब की वैल्यू, ये जो 8 सेगमेंट्स हैं, ईच टर्म हैज सेम वैल्यू ड्यू टू सिमेट्रिकल पार्ट। सिमेट्री की वजह से इन सारे सेगमेंट्स का सेम आंसर आएगा। तो फिर आपका आंसर मिल गया। किसी एक सेगमेंट की वैल्यू क्या बनेगी जब ये 8 बिल्कुल सेम है और इनका आंसर माइनस μ0 i है, तो किसी एक सेगमेंट की वैल्यू बन जाएगी माइनस μ0 i डिवाइडेड बाई 8। इसका ये एम्पियर लॉ की अंडरस्टैंडिंग और उसकी एप्लीकेशन के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस तरीके के भी आते हैं। आगे समझ में यस सर। ये दिमाग थोड़े इस तरह से लगाने पड़ेंगे आप कि अपनी तरफ से कंप्लीट कर लें इनको। और इसी सीरीज में एक टॉपिक आता है विच इज द फील्ड बाय लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर। ये आता है फील्ड बाय द लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर, जो एम्पियर लॉ के एप्लीकेशन पे ही आता है। बहुत बड़ा सिलेंडर, ठीक है जी, बहुत बड़ा सिलेंडर,
और इसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है कैपिटल आई का, मान लीजिए कैपिटल आई करंट इस वायर में से फ्लो हो रही है, लेकिन वो कैपिटल आई जो है वो इसके पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, ये जो ऊपर का एरिया देख रहे हो आप, इस पूरे एरिया पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, which is distributed uniformly on the surface, पूरे सरफेस पर। रेडियस वगैरह सब दिया हुआ है आपको, रेडियस एंड ऑल सब कुछ दिया है, इसका रेडियस कैपिटल आर है। और हमें ये कहा जा रहा है कि इसकी जो वायर की जो एक्सिस है, इस वायर की एक्सिस इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर, इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर। पहला क्वेश्चन कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और दूसरा क्वेश्चन कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। inside में smaller distance is inside, so what will be the electric field at this point and what will be the magnetic field at this point? इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, क्योंकि इस वायर में करंट है, इस वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं हुआ, ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गया। अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रहा होता तो inside any metal, inside a metal at any point electric field would have been zero value, बट यहाँ पर अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक ना होकर के इलेक्ट्रिक करंट है, डायनेमिक्स का केस चल रहा है, तो अंदर वाले पॉइंट पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर रही होगी, जिसको ओम्स लॉ के माइक्रोस्कोपिक फॉर्म से लाओगे, दैट इज करंट डेंसिटी J इज सिग्मा टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ओम्स लॉ का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। तो इनसाइड वाले पॉइंट पर, दैट मींस कि एट स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होगा। अगर गॉस लॉ से नहीं आएगा, गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए था, अब आएगा ओम्स लॉ से, दैट इज डेंसिटी ऑफ करंट अपॉन द सिग्मा वैल्यू, कंडक्टिविटी। और मेरे ख्याल से डेंसिटी ऑफ करंट निकालना बड़ा डील नहीं है, ये निकालना आसान होगा, क्योंकि कैपिटल आई करंट इस पूरे एरिया पर जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो करंट डेंसिटी इज करंट पर यूनिट एरिया, दैट इज कैपिटल आई डिवाइडेड बाय टोटल एरिया जिसपे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। वो वहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। That will be the capital I upon sigma pi r square. और रही बात मैग्नेटिक फील्ड की, बस लॉ ध्यान रखिएगा, फिर बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी में मतलब करंट वाले न्यूमेरिकल में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ओम्स लॉ से आंसर दीजिएगा। दैट मीन्स आपको करंट डेंसिटी का पता करना पड़ेगा। और मैग्नेटिक फील्ड निकालना है अगर, तो एम्पियर लॉ, मैग्नेटिक फील्ड के लिए एम्पियर लॉ। क्या करेंगे, यहां से एक सर्कुलर लूप बनाएंगे, अ सर्कुलर लूप स्मॉलर रेडियस का, अ सर्कुलर लूप ऑफ स्मॉलर रेडियस। और एम्पियर लॉ के हिसाब से, एम्पियर लॉ के हिसाब से B डॉट DL, जो कि B मल्टीप्लाइड बाय जो ये लूप लिया है, इस लूप की टोटल लेंथ, क्योंकि लूप स्मॉलर रेडियस का है, टोटल लेंथ ऑफ लूप 2 पाई स्मॉलर। अब ये भी डाउट आता है कि एम्पियर लॉ में लेफ्ट हैंड साइड पर डॉट प्रोडक्ट था, तो वो सिंपल प्रोडक्ट क्यों लिखा जा रहा है वहां पर, डॉट प्रोडक्ट को हमने सिंपल प्रोडक्ट क्यों लिख दिया, पी और लेंथ का सिंपल मल्टीप्लिकेशन क्यों कर दिया, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा का टर्म आना चाहिए, वो यहां नहीं लिखा हमने। वो इसलिए लूप सर्किल के फॉर्म में लिया गया है, और एक लॉन्ग वायर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी सर्किल होगी,
लॉन्ग वायर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी सर्किल है, जो मैंने लूप कंसिडर किया है वो भी सर्किल है। जब ये दोनों सर्कुलर है, दोनों सेम ही डायरेक्शंस में हैं, तो बीच में डॉट लगाने का कोई मतलब नहीं बनता, सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। एंड इक्वल्स टू म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय वो करंट जो लूप के अंदर वाले एरिया से पास हो रहा होगा, मतलब यहां से, इस एरिया से। और इस एरिया से कितना करंट पास हो रहा होगा वो डिपेंड करेगा इस लूप के अंदर कितना एरिया है, और वो एरिया है पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और उसको करंट डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिकॉज करंट डेंसिटी करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बताता है मुझे। वो करंट पर यूनिट एरिया की वैल्यू है, करंट डेंसिटी करंट पर यूनिट एरिया, और मल्टीप्लाइड बाय जितने एरिया से मुझे कैलकुलेट करना है वो है पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग एम्पियर लॉ इज म्यू नॉट जे आर बाय 2। इसमें भी जे की वैल्यू पुट कर सकते हो, यहां पर भी जे की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। तो पॉइंट क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस सिलेंडर यूनिफॉर्म है, उसमें स्मॉल आर का कोई टर्म नहीं आ रहा, बट मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल आर पे डिपेंडेंट है। मतलब कि इसकी एक्सिस से जितना दूर जाएंगे, इस एक्सिस से जितना दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, क्योंकि स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। लेकिन एक्सिस से दूर जाने पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एज इट इज रहेगी। तो अगर मैं एग्जैक्टली एक्सिस के ऊपर ही आ जाऊं, एग्जैक्टली इस एक्सिस पे आऊं, तो इस एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक्सिस के ऊपर, बट ऑन द एक्सिस, ऑन दिस एक्सिस, एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट लोगे आप, उस पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। और जैसे जैसे उस एक्सिस से बाहर की तरफ आएंगे, यानी कि सरफेस की तरफ आएंगे, एक्सिस से सरफेस की तरफ जब जाएंगे, तो भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एज इट इज रहेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस वाले पॉइंट पर होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में भी होगी, वही इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर भी होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। बट मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल आर के साथ वेरिएबल टर्म रहेगा। तो जैसे जैसे आप एक्सिस से सरफेस की तरफ आओगे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी और मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड आएगी सरफेस के ऊपर। और एक और डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड करंट के पैरेलल चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट पैरेलल वेक्टर्स होंगे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड सर्कल के फॉर्म में होगा। मैग्नेटिक फील्ड की लाइन सर्कुलर हो जाएंगी बिकॉज ऑफ लॉन्ग वायर। मतलब कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में 90 डिग्री एंगल पर होंगे। तो ये एक ही क्वेश्चन है, मैं फिर बोलूंगा आप मल्टीपल क्वेश्चन मत लगाओ, अभी कुछ नहीं, कोई जरूरत नहीं लगाने की, मैं कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाने के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन जो लगाया है इसको पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि ये पूरा इसका पोस्टमार्टम टाइप है कि अंदर कौन सी फील्ड है, उसका नेचर यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, कौन कहाँ मैक्सिमम हो रहा है, क्या डायरेक्शन है उनकी। तो एटलीस्ट जो एक टॉपिक हमारा ये है, ये 100% तैयार है। अब आते हैं आउटसाइड पॉइंट पर। वायर के आउटसाइड किसी पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों निकालने हो तो क्या करेंगे? आउटसाइड द वायर, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। वायर के आउटसाइड किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, और उसका आंसर ओम्स लॉ से। आपको जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसी पॉइंट पर करंट डेंसिटी चाहिए। अगर आप आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो आउटसाइड में करंट डेंसिटी,
इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इनसाइड की करंट डेंसिटी। सिलेंडर के बाहर वैक्यूम में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई करंट डेंसिटी नहीं होगी, आउटसाइड सिलेंडर कोई करंट डेंसिटी नहीं है, एंड देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में जीरो। बड़ा अजीब सिस्टम है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जब पढ़ रहे थे, इनसाइड मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती थी, आउटसाइड नॉन जीरो होती थी। और जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो आप, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, आउटसाइड जीरो आ रही है। और बात आती है मैग्नेटिक फील्ड की, तो वो एम्पियर लॉ यूज होगा। B इंटू 2πr, LHS फिक्स्ड है, LHS की वैल्यू फिक्स्ड है। और एम्पियर लॉ भी क्यों यूज करना, अगर आप चाहो तो लॉन्ग वायर है, सिलेंडर है चाहे कोई है, तो अल्टीमेटली लॉन्ग वायर ही। तो लॉन्ग वायर का तो फॉर्मूला पहले से भी याद किया हुआ है, तो उसमें क्यों टाइम खराब करना। इट इज म्यू नॉट कैपिटल I अपॉन 2π स्मॉल r। कैपिटल I मतलब टोटल करंट इसका। तो आउटसाइड के ये रिजल्ट्स हैं, इनसाइड के ये रिजल्ट्स हैं। यानी आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड और स्मॉल r में इनवर्स रिलेशन है, B और स्मॉल r इनवर्स है, इनसाइड B और स्मॉल r प्रोपोर्शन में है। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो जीरो है। और ऑन द एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा ऑन द एक्सिस। एंड बड़ी ऑब्वियस सी बात है, इस मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम ग्राफिकली ड्रॉ करना चाहेंगे, स्मॉल r के साथ मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो पहले आप स्ट्रेट लाइन दिखाओगे और बाद में हाइपरबोलिक दिखा दोगे। पहले B प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r है तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, बाद में B प्रोपोर्शनल टू 1 बाई स्मॉल r है तो हाइपरबोला बन जाएगी, और ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड के ग्राफ आ जाएंगे। जस्ट लाइक गॉस लॉ के बारे में आपसे कई बार डिटेल में ये हुआ था कि गॉस लॉ वैसे तो हर जगह वैलिड है, लॉ है तो इसलिए कोई वैलिड तो हर जगह होगा। गॉस लॉ वैलिड इन एवरी केसेस। सर बट हाँ जी सर, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड बता दीजिए जीरो सर। इसके थ्रू कह रहे हैं यार, ये J जीरो होगा। J मतलब करंट अपॉन एरिया। सिलेंडर के बाहर कहीं करंट फ्लो नहीं हो रही है ना, आउट सिलेंडर के आउटर स्पेस में, मतलब वायर के बाहर थोड़ी करंट होगी, वायर के अंदर करंट होगी, बाहर नहीं होगी। तो बाहर जब करंट I जीरो होगा तो बाहर करंट डेंसिटी भी जीरो होगी, और करंट डेंसिटी जीरो होगी तो इसलिए हमने बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो बोला है। तब B में भी तो J का टर्म है। लेकिन B में जो J का टर्म आ रहा है वो जान तो क्या आ रहा है, B क्या कह रहा है आपसे, यही तो समझने वाला पॉइंट है। B वाले में ये कहा जा रहा है कि जैसे बाहर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए आपको, तो आप यहाँ एक लूप बनाएं, और अब आप लेक्चर के सबसे शुरुआत के तीसरे पॉइंट पे जाओ। लेक्चर के स्टार्टिंग में जो तीसरा पॉइंट लिखा था कि जो आपने लूप बनाया है उसके अंदर का जो सरफेस है उस पूरे एरिया का करंट चाहिए होता है। तो सरफेस तो पूरा ये बनेगा यार, उस लूप के अंदर का पूरा सरफेस देखो, और उस सरफेस में से कौन सा करंट जा रहा होगा, उसका आंसर कैपिटल है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। मतलब एम्पियर लॉ में जो आपको I चाहिए वो इस लूप के अंदर का कंप्लीट एरिया, लूप के अंदर का जो कंप्लीट एरिया है उस पूरे एरिया में कहीं भी करंट जा रही हो वो एम्पियर लॉ में काउंट की जाएगी। लेकिन ओम्स लॉ में जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसी पॉइंट पर करंट डेंसिटी चाहिए आप। E और J दोनों सेम पॉइंट्स के हैं। एम्पियर लॉ में जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो वहां पर जो लूप है उस लूप के अंदर का जो एरिया है उस एरिया में कहीं भी कोई भी करंट है
वो काउंट की जाएगी। और उसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिख रहे हैं यहाँ पर। by 2 pi smaller। अभी हुआ डाउट क्लियर या नहीं हुआ ये चीज? यस और बच्चा वैसे बताऊं, आप लोग की गलती नहीं है, बस एक्चुअली क्या है, ये बहुत डिटेल्ड टॉपिक्स हैं ये जब, और ये वो भी टॉपिक नहीं जो रटे जा सके, मतलब कि याद करे जा सके। हाँ, मैं डिस्कस ये कर रहा था कि जैसे एम्पियर लॉ और गॉस लॉ से जब हम फील्ड निकालते हैं तो वैसे तो ये लॉ हर जगह वैलिड है, लेकिन इनका एडवांटेज मिलता है आपको सिमेट्रिकल केसेस में ही खाली। अब जैसे यहाँ पर एक ये क्रॉस सेक्शन दिखा रहे हैं आपको, क्रॉस सेक्शन ऑफ लॉन्ग वायर, और उसमें क्रॉस करंट है, इस वायर में करंट क्रॉस है, लेकिन करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है इसमें। मतलब करंट इज क्रॉस बट डेंसिटी ऑफ करंट चेंज हो रहा है, एंड करंट डेंसिटी समथिंग लाइक जे नॉट स्मॉल आर बाई कैपिटल आर टाइप का दिया हुआ है, जिसमें स्मॉल आर कोई डिस्टेंस है। मतलब करंट डेंसिटी वेरिएबल क्वांटिटी हुई, कुल मिलाकर के ये है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ये कहा था कि करंट डेंसिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, करंट वाज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नाउ करंट इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये एक और एग्जांपल दिखा दे रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी। पिछला वाला यूनिफॉर्म था, ये नॉन यूनिफॉर्म है। तो अब इसके अंदर अगर कोई पूछे या क्वेश्चंस आए कि स्मॉल आर लेस देन आर, मतलब कि इनसाइड में कोई पॉइंट है, तो व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट एंड व्हाट विल बी मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ई एंड बी। तो बड़ा आसान है यार, बहुत आसान सा है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको करंट डेंसिटी अपॉन सिग्मा करना है, और मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आपको म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर करना है। लेकिन आई इनक्लोज वाला, आई इनक्लोज कर दीजिएगा, बस इतना सा ध्यान रखो। आप सिलिंड्रिकल वायर्स में सबसे आसान काम है, सिलिंड्रिकल वायर के लिए ये दो बेसिक पॉइंट्स आपको ध्यान रख लो। पहले वाले की बात समझा रहे, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, करंट डेंसिटी उस पॉइंट पर कितनी है ये चाहिए होगी आपको। तो अगर मैं सेंटर से स्मॉलर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं, तो व्हाट इज करंट डेंसिटी एट स्मॉलर डिस्टेंस, उसका आंसर ये है। यही इसका आंसर है, कुछ नहीं करना। जो करंट डेंसिटी दिया उसको सिग्मा से डिवाइड करिए। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट स्मॉलर डिस्टेंस। और मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बड़ा आसान से काम करना है, आपको एक स्ट्रेट वायर वाला फॉर्मूला लगाना है, म्यू नॉट बाई 2 पाई स्मॉल आर। बस आई इनक्लोज का मतलब ये हुआ, आई इनक्लोज का मतलब जिस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, आप जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वहां तक के एरिया का टोटल करंट, मतलब करंट उसके अंदर के पूरे एरिया में कितनी है, टोटल करंट इनसाइड दिस एरिया, ये फर्क है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए करंट डेंसिटी एट दैट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए करंट अप टू दैट पॉइंट, अप टू वहां तक टोटल कितनी करंट है। तो वो कैसे निकालेंगे यार कि इस पूरे एरिया से क्या करंट पास हो रहा होगा, ये कैसे पता चलेगा कितना करंट इस एरिया से जा रहा है। अब करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म तो है नहीं,
अगर ये यूनिफॉर्म होता तो इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर लेते। करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, तो करंट कैलकुलेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज करंट डेंसिटी सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, करंट डेंसिटी जे नॉट इंटू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, इसको कंप्लीट एरिया से मल्टीप्लाई करने की बजाय एक डिफरेंशियल एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, और सर्कल्स के केसेस में वो आता है 2 पाई आर डी आर, और इसको इंटीग्रेट करेंगे। हमें करंट यहां तक निकालना है, तो 0 से स्मॉल आर के लिमिट। ये पॉइंट्स पर ध्यान देना कि करंट जो होगा वो इंटीग्रेशन से आएगा, बिकॉज डेंसिटी ऑफ करंट यूनिफॉर्म ना होने की वजह से हम करंट डेंसिटी और एरिया को डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मतलब कंसेप्ट ये लगाया जा रहा है कि करंट इक्वल्स टू जे इंटू ए, और करंट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ जे इंटू डी ए। ऊपर वाला कंसेप्ट तब लगाते हैं जब करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म हो, और नीचे वाला कंसेप्ट तब लगाते हैं जब करंट डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो। बेटर ये होगा आप इसको ही याद रखें, बिकॉज अगर ये यूनिफॉर्म होगा तो वैसे भी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। और अगर स्मॉल आर मोर देन आर की बात करें तो भी सेम चीज करनी है, E बराबर जे बाई सिग्मा। बट आउटसाइड वायर जे होता ही नहीं है, बिकॉज करंट नहीं होती, वायर के बाहर कोई करंट नहीं है। तो आउटर स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, हमेशा ही 0 होगा इन एब्सेंस ऑफ करंट। बट आउटर स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड आएगा, विच इज म्यू नॉट अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। नीचे तो ये लिखिए। अब अगर आप आउटर स्पेस में कोई भी पॉइंट चूज कर ले, कोई भी पॉइंट आउटर स्पेस में यहाँ कहीं पर चूज कर लीजिए, और वहां पर एक लूप इमेजिन करें, और ये पूछा जाए कि उस लूप तक कितना करंट आएगा, मतलब जितना एरिया बनेगा उसमें कितनी करंट आएगी, टोटल करंट उस लूप के एरिया में। जे इंटू पाई आर स्क्वायर। इंटू नहीं हो पाएगा भाई, इंटू नहीं हो पाएगा, जे वेरिएबल है। हाँ सर, सॉरी इंटू सर, एरिया नहीं। 0 से आता है, इंटीग्रेट कर देंगे। हाँ, मतलब इंटीग्रेशन करना होगा, लेकिन कहाँ से कहाँ तक? 0 से कैपिटल आर। 0 से कैपिटल आर तक, राइट। क्योंकि करंट जो है वो सिर्फ कैपिटल आर तक है, उसके बाहर कोई करंट है नहीं, क्योंकि अगर बाहर करंट होता तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती। ये दो केसेस है आपके में, यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल वायर, नॉन यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल वायर के दो केसेस। एंड प्लस जो जनरलाइज क्वेश्चन एम्पियर लॉ की स्टार्टिंग में कराए वो। एम्पियर लॉ से हम इनफाइनाइट शीट्स, इनफाइनाइट सरफेसेस की भी मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, बट वो हम लोगों ने कल दूसरे मेथड से निकाल ली है, तो उसमें टाइम दोबारा फिर नहीं लगा रहे। इनफाइनाइट वायर्स का भी, मतलब जो ये इनफाइनाइट सरफेस लिया था जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंपेयर किया था हम लोगों ने, जिसका आंसर म्यू नॉट के बाई 2 था, वो एक्चुअली डिराइव होता है एम्पियर लॉ से ही, बट क्योंकि वो हम और किसी मेथड से कर चुके हैं तो इसमें नहीं करेंगे। एक टॉपिक आपको अपने आप करना होगा, दैट इज लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए, और वो डिराइव ना करो आप, उसका रिजल्ट याद रख लीजिए। इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड की क्या वैल्यू होती है, वो म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई के नाम से पढ़ते हो। स्मॉल एन करंट पर यूनिट, स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के हिसाब से होता है। मतलब एक फॉर्मूला तुम्हें खुद से करना होगा सोलेनॉइड्स का, बाकी पूरा हो चुका है ये। सर